Students, hi, this side Prashant Tiwari, and I am welcoming you all to the Success Forum Education. स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनडीए एग्जामिनेशंस के पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, एग्जामिनेशंस में हमें कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, ये सब के बारे में हम सिस्टमेटिकली ऑर्डर तरीके से डिस्कस करेंगे. डिस्कस इन द सेंस आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा. पहले तो हम बात करते हैं ऑफिसर. अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो तो सबका प्लान ही रहता है कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, मैं ब्रिगेडियर बनूं, कर्नल बनूं, कैप्टन बनूं, जनरल बनूं, ऐसे बड़े बड़े पोस्ट. तो वो बड़े बड़े पोस्ट की एंट्री के बारे में अगर हम पहले बात करें तो दो तरीके से आप एंट्री ले सकते हो. एक आप +2 के बाद एंट्री ले सकते हो, दूसरा आप ग्रेजुएशन के बाद ले सकते हो. डिफ़िकल्टी लेवल वैसे ही बढ़ता है जैसे ही आप जितना आगे का सोचते हो. जैसे अगर आप +2 में सोचोगे कि मैं एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर लूँ क्लासेस, एज अ ऑफिसर ज्वाइन कर लूँ डिफेंस फोर्सेस, सो 10+2 स्टैंडर्ड के बाद एक ही ऑप्शन है, वो है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी. इससे बेस्ट ऑप्शन किसी भी स्टूडेंट के पास दूसरा नेक्स्ट आने वाला नहीं है. और लास्ट में एक आता है वो है सीडीएस. उसके लिए एज लिमिट का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स का होता क्या है, ग्रेजुएट वो है एंट्री ग्रेजुएशन पे, मतलब +2 के बाद जो एंट्री है उसे बोलते हैं एनडीए, और ग्रेजुएशन के बाद जो एंट्री है उसे बोलते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाता है. तो आप पहले एंट्री ले लोगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी. सीडीएस के बाद एंट्री लोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और वहाँ पे सिलेक्शंस रेशियो भी कम रहते हैं. अगर कंपैरिजन करूँ मैं एनडीए का जो आता है कट ऑफ, एनडीए का जो एटलीस्ट वो भी आप चेक करोगे ना कि एनडीए के कितने नोटिफिकेशन में पोस्ट आए हैं, सीडीएस के नोटिफिकेशन में कितने पोस्ट आए हैं, तो आप कभी भी देखोगे कि एनडीए में जो पोस्ट आता है वो इन कंपैरेटिवली सीडीएस ज़्यादा रहता है. ठीक है, यहाँ पर आप कौन से स्टूडेंट्स के साथ फाइट करेंगे, जो +2 वाले हैं. वहाँ पे ग्रेजुएशन के साथ लोगों का एक्सप्लोर भी हो जाते हैं, इसलिए एनडीए एंट्री बेस्ट ऑप्शन है अगर डिफेंस में एज अ ऑफिसर रैंक जाएंगे. तो इसीलिए मेन हमारा बेसिक प्लान यही है कि एनडीए के बारे में हम डिस्कस करें ताकि आगे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज है और टाइम है और वो साइंस के स्टूडेंट हैं, वो एग्जामिनेशंस में कोई प्रॉब्लम फेस ना करें. क्लियर रहें कि मुझे एनडीए के लिए ये चीज़ें पढ़ने हैं. इतना क्लियर रहेंगे तो एग्जामिनेशन क्रैक कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. 2-4 चीज़ है जो जिस पे हमें ध्यान देना है, उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि ये एग्जामिनेशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ मेल अनमैरिड एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल है. जो कि अनमैरिड मेल्स हैं वही एलिजिबल है, फीमेल्स अलाउड नहीं है. मतलब अलाउड का मतलब फीमेल्स एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए वो फुलफिल नहीं है. तो पहला हमारा क्लियर हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि सिर्फ ये मेल एग्जामिनेशन दे सकते हैं. और एज के बारे में हम दूसरी बात करेंगे. जो एज है वो होना चाहिए 16.5 से 19.5. वो चीज़ें आपको मैं इसके बाद थोड़ा बहुत आपको क्लियर समझ में आ जाएगा. जब आपके सामने स्लाइड रहेगा तो वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा. मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ. नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ये है क्या, हाँ, एनडीए एग्जामिनेशंस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो 10+2 की एंट्री कराता है स्टूडेंट्स को जो कि डिफेंस में एज अ आर्मी या फिर नेवी या फिर इंडियन एयर फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफिसर रैंक पे. वो लोगों का ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है एंड इसका फुल फॉर्म है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी. और इसका एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूपीएससी बहुत बड़ा कमीशन है जो कि हर क्लास 1 ऑफिसर्स का, वो नॉन डिफेंस बात करिए, वो डिफेंस बात करिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. वैसे ही यूपीएससी एनडीए का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है. ठीक है, तो बेसिकली ये एनडीए का थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है. व्हाट इज़ एनडीए. एनडीए के बारे में अगर हम बात करें तो एनडीए वही नेशनल डिफेंस एकेडमी है और ये मेनली जो ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स को कराता है वो तीनों जो फोर्सेस हैं हमारे पास, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयर फोर्स हो गया और इंडियन नेवी हो गया, उनका ट्रेनिंग जो है वो कलेक्टिवली कराता है. और उसके बाद जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, अलग अलग ब्रांचेस जो हैं जैसे आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है और वहाँ पे फिर आप ज्वाइन कर लोगे. सो बेसिकली आप ये स्लाइड को रीड करोगे तो यही समझ में आएगा, जैसे मैं रीड कर दे रहा हूँ. नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द जॉइंट सर्विस एकेडमी ऑफ 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, namely Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. The cadets of these 3 wings train together before going to their respective service
Academics for further pre-commissioning training. The academy is located at Khadakwasla near Pune in Maharashtra. So वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर है. एडमिशन्स कैसे लेने हैं ये इम्पॉर्टेंट है. एनडीए में एडमिशन जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि आप एनडीए एग्जामिनेशंस क्रैक कर लिए तो आपको जॉब मिल जाएगी और डायरेक्टली आप ऑफिसर बन जाओगे. ऐसा नहीं होता है. एनडीए एग्जामिनेशंस क्रैक करने के बाद आपको इंटीग्रल 3 इयर्स का 4 इयर्स का एडमिशन्स लेना होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो यूनिवर्सिटी इन द सेंस जो एनडीए से अफिलिएटेड हो, एनडीए से सर्टिफाइड हो. वहाँ पर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है. वो बैचलर्स की डिग्री देते हैं वो टाइम में. मतलब समझ में आ रहा है कि एनडीए का एग्जामिनेशन हमने क्रैक कर लिया, हम 3 इयर्स का या 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन का प्लान करके वहाँ पर एडमिशन लेते हैं और उसके थ्रू वो लोग हमें सर्टिफिकेट देते हैं एज अ ग्रेजुएट. और उसके बाद फिर हमें वो ट्रेनिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी में हमें एज अ ऑफिसर जो भी पोस्ट के लिए जो भी हमें डिज़ाइन किया गया जिस पोस्ट के लिए वो डेजिग्नेशन पे भेज के और फिर हम लोग अपना जॉब प्रोफाइल स्टार्ट करते हैं. हाँ, अगर आप लोग चाहो तो ये एडमिशन्स कंप्लीट करने के बाद अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप चाहो नहीं इंडिया में सर्व करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हो, आप घर पे भी आ सकते हो. ठीक है. बट मैंने ऐसा सुना नहीं है, ऐसा सुना मतलब एग्जाम्पल नहीं देखा है कि कोई स्टूडेंट एनडीए से 3 साल का पढ़ाई करने के बाद और वो आ गया है और वो डिफेंस में नहीं है. ऐसे बहुत रेयर मिलता है, लेकिन ये ऑप्शन है. दिमाग में आप लोग रखो, ये ऑप्शन है. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया कि एनडीए जो है वो साल भर में 2 बार होता है. सो एक बार जो पहला मैं बता दूँ, जो पहला होता है उसे बोलते हैं एनडीए 1 और जो दूसरा होता है ट्वाइस टाइम होता है. यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है एनडीए एग्जाम इज कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर. सो जो पहला होता है वो जनवरी में फॉर्म फिलिंग होती है जिसे बोलते हैं एनडीए 1 और उसके एग्जामिनेशन जो होते हैं वो होते हैं अप्रैल में. दूसरा जो एग्जामिनेशन होता है वो सितंबर में एग्जामिनेशन होता है. फॉर्म फिलिंग 2-3 महीना पहले होती है. ये 2021 के डेट्स अभी जो टेंटेटिव डेट आप बोल सकते हो, क्लियर नहीं है. अगर पैंडमिक्स वगैरह सब कुछ नॉर्मल रहा तो प्रोबेबली ये डेट तक आपके एग्जामिनेशन होंगे, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा एंड एग्जामिनेशन के रिजल्ट भी मई तक अनाउंस हो जाएंगे. तो बेसिकली ये टेंटेटिव डेट है. सो फर्स्ट वीक तक हमेशा आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाता है और अप्रैल में एग्जामिनेशन हो जाता है. वैसा ही यहाँ पे लिखा हुआ है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही हम बात कर रहे थे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैंने याद होगा आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर सिर्फ अनमैरिड मेल्स एलिजिबल हैं. दूसरा मैंने बताया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज के बारे में बात कर रहे थे. बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि 19.5 के हैं, 20 के हैं तो भी वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं. एनडीए नहीं दे सकते हैं. और भी एंट्री होती है, जैसे एयरफोर्स की डायरेक्ट एंट्री होती है, नेवी की डायरेक्टली एंट्री होती है, बट बिलो ऑफिसर रैंक की होती है. एनडीए में क्या होता है, आप ऑफिसर रैंक पे ज्वाइन करते हो. यहाँ पे स्टार्स लगे रहते हैं, यहाँ पर 3 स्टार्स लगे रहते हैं और आपका जो कैडर रहता है वो यूपीएससी कैडर रहता है. यूपीएससी कैडर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे बंदे सिविल सर्विसेज क्रैक करके जिस कैडर में जाते हैं सेम कैडर में आप रहते हो, तो वो ऑफिसर रैंक हो गया. और जो मैं अभी बात कर रहा था एयरफोर्स नेवी का, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं 21 ईयर्स होगा, लेकिन वो बिलो ऑफिसर रैंक होता है. तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज के बारे में मैं बता रहा था. स्टूडेंट थोड़े बहुत हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब मैं 19 का हूँ तो एग्ज़ाम दे पाऊँगा या आई मीन एम आई एलिजिबल और नॉट, या फिर मैं 20 ईयर्स का हूँ तो मैं एग्जामिनेशन दे पाऊँगा नहीं. तो ये सब का थोड़ा बहुत स्टूडेंट को रहता है प्रॉब्लम. मैं क्लियर कर दूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एज लिमिट. 16.5 के बाद आप ये एग्जामिनेशंस नहीं दे सकते हैं. 16.5 से एग्जामिनेशन दे सकते हैं, 19.5 के बाद ये एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं. यहाँ पे आप देखो कैंडिडेट मस्ट ईदर बी, ये सब नेशनलिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा रहा है कि आप इंडियन होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है. वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया. और कहाँ कहाँ के आप यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखाऊँ तो आप देखो, ये पाकिस्तान ये दिख रहा है, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा. ये सब चीज़ें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आप इंडियन हो और आप मान के चलो आप एलिजिबल हैं, ठीक है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चेक करना रहता है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए एज लिमिट का थोड़ा बहुत इशू रहता है स्टूडेंट्स के साथ. और दूसरा जो इशू रहता है वो कुछ फीमेल स्टूडेंट भी फ़ोन कर देते हैं कि या फिर आ जाते हैं कि सर मुझे एडमिशन लेना है एनडीए के लिए, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
एज के बारे में ये 2021 का दिखा रहा है कि 2021 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज का क्या है, ठीक है। ये सब जो दिखा रहा है ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 2 जुलाई 2005 बर्थ मेंशन्ड इन द, ये सब चीज़ें हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको जो ध्यान में रखना है वो यही रखना है जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ अनमैरिड मेल्स एग्जामिनेशन दे सकते हैं, और दूसरा आप 16 एंड हाफ के बाद या फिर अपियरिंग भी है तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मतलब आप 11th का एग्ज़ाम दे दिया है, 12th में हो या 11th में तो भी आप एलिजिबल एनडीए के एग्जामिनेशन दे सकते हो, लेकिन 19 ईयर्स ही कंसीडर करना, क्योंकि 19 ईयर्स के बाद कभी कभी होता क्या है, क्योंकि जब ऐसे नहीं देता, जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है ना, जब रिलीज होता है नोटिफिकेशन, तो आप चेक करना, ऐसे नहीं रहता है कि 16 एंड हाफ से 19 एंड हाफ, उसमें प्रॉपरली डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल लिखा रहेगा 7 जनवरी 1998 से 8 नवंबर 2001, आपका वहाँ पे 7 जनवरी 1999 लिखा हुआ है ना, आपका मान लो डेट ऑफ बर्थ रहा 6 जनवरी 1999, आप हैं 19 एंड हाफ के, लेकिन आप एलिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक दिन आप बड़े हैं। तो 19 एंड हाफ कभी कंसीडर, समझ में आया ये चीज़ें? एज लिमिट में 16 एंड हाफ से 19 एंड हाफ कहने के लिए है, कंसीडर हमेशा हमें 19 करना है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया गया रहता है। एक दिन भी बड़े हैं आप एग्जाम नहीं दे सकते। तो हमें, हमारा प्लान क्या होना चाहिए कि पहले दूसरे अटेम्प्ट तक हमारा सिलेक्शन हो जाए। जितना पहले से प्रिपरेशंस करेंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं 10th के बाद स्टार्ट कर लेते हैं क्लासेस, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनको अटेम्प्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, जितना ज़्यादा अटेम्प्ट्स रहेगा उतना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, एग्जामिनेशन क्रैक कैसे करना अच्छे तरीके से, नेक्स्ट एग्जामिनेशन को वो टारगेट कर पाएंगे। और 10+2 के बाद स्टूडेंट्स के पास होता क्या, अटेम्प्ट्स कम होते हैं। आप खुद सोचो 10+2 आप कंप्लीट करते हो कभी 17 एंड हाफ ईयर्स में, या फिर कोई ऐसे भी स्टूडेंट है जो 18 ईयर्स हो जाता है और तब जाके वो +2 कंप्लीट करते हैं। अभी आप एग्जामिनेशन कितना दे सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 बार, मिनिमम 1 बार। अब 2 बार में सिलेक्शंस के चांसेस हैं उतने नहीं। ऑब्वियसली बात है, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं और स्टूडियस स्टूडेंट हो, तो 100% आप पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे, लेकिन वो अलग एक सिनेरियो है। हम एक कॉमन सिनेरियो के बारे में बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा अटेम्प्ट होगा तो ज़्यादा हमारे पास वो भी रहता है कि चलो एक्सपीरियंस रहता है, हाँ चलो एक एग्जामिनेशन दिया नहीं हुआ दूसरे में हो जाएगा, दूसरा नहीं दिया तीसरे में हो जाएगा, और एक्सपीरियंस भी आता है। तो हमेशा कभी भी एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, तो ये सबका थोड़ा क्लियर आइडिया होना चाहिए। और फिर एग्जाम, क्यों नहीं कि ऐसा ना हो कि टाइम आपका चला जाए, आप पूरा प्रिपरेशन भी कर लिए, 1 साल का प्रिपरेशन करने के बाद पता चला आप एलिजिबल ही नहीं हो, सिर्फ एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? सिलेबस के बारे में मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनडीए का सिलेबस। देखिए इसमें पेपर जो होते हैं वो 2 पेपर होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, मैं पेन के थ्रू आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये देखिए पेपर 1 है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो पेपर 2 है। पेपर 1 जो होता है ये होता है मैथमेटिक्स का, ठीक है। पेपर 2 जो होता है ये होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। अभी मैथमेटिक्स जो है ना, ये 10+2 स्टैंडर्ड वाला मैथ्स है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 10+2 स्टैंडर्ड वाले मैथ्स ही आपके एनडीए में आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हमने जो 5, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, वो सारे चैप्टर्स को ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते, वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो वही बात हो रहा है कि पेपर 1 सिर्फ मैथमेटिक्स का होता है, और थोड़े बहुत यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं, हालांकि चैप्टर्स तो और भी है, बट ऑलमोस्ट चैप्टर्स को कवर किया गया है यहाँ पे। तो मैथमेटिक्स का जो है उसका रोल ज़्यादा है एनडीए के एग्जामिनेशन में। टोटल ये जो पेपर 1 है ना, ये 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। ये जो मैथमेटिक्स है ये टोटल कितने नंबर का होता है? 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। अभी पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। ये पेपर 1 हो गया, पेपर 2 जो हो गया ये आपका एग्जामिनेशन टोटल कितने नंबर का होता है? 600 मार्क्स का। आप टोटल देखो कितना, ग्रैंड टोटल के बारे में अगर हम बात करें तो 300 आपका यहाँ से और 600 यहाँ से, मतलब टोटल आपका कितने नंबर का ग्रैंड टोटल एग्जामिनेशन एनडीए का हो रहा है? टोटल 900 मार्क्स का आपका एनडीए का एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। ये 9 हो गया, 900 मार्क्स का आपका टोटल एनडीए रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक है। अभी पेपर 2 जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इंग्लिश का,
थोड़ा सा इसको पहले मैं इरेज कर दूं, फिर आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। देखिए पेपर 1 तो समझ में आ रहा है ना, पेपर 1 में हमें सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ना है, सिर्फ मैथमेटिक्स, और कितने नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, 300 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर अभी हमने बताया आपको कि पेपर 2 टोटल कितने नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 600 मार्क्स का। 600 मार्क्स में ना 2 पार्ट है, ये 600 मार्क्स में 2 पार्ट है। अच्छे तरीके से समझने के लिए एक जो पार्ट है वो है सिर्फ इंग्लिश का, उसे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इसे बोल सकते हैं आप जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल एबिलिटी टेस्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है। तो ये जो है इसे GAT हम बोल सकते हैं। यहाँ पे लिख दो GAT। ये टोटल कितने नंबर का होता है आपका, 400 मार्क्स का होता है, ठीक है। अभी 400 मार्क्स का ये हो गया। 200 जो इसके बारे में मैं बात कर रहा था वो अभी यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको अच्छे तरीके से। पेपर 2 जो है, आई मीन पेपर 2, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो पेपर 2 जो होता है ये 2 पेपर होता है, एक होता है आपका इंग्लिश का, ठीक है, और ये दूसरा होता है, इसे GAT बोल सकते हो, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें भी क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जो इंग्लिश होता है ये टोटल 200 मार्क्स का होता है, समझो बात को। और ये जो GAT होता है ये टोटल 400 मार्क्स का होता है, समझ में आ रहा है। तो जाके आपका पेपर 1 हो गया 300 मार्क्स का। पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट सिर्फ इंग्लिश से क्वेश्चन आता है जो कि 200 मार्क्स का आता है, और दूसरा पार्ट GAT है जो कि 400 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अभी ये जो GAT है ना, ये इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको समझ में आता होगा, या ऑब्वियसली बात है अगर आप NDA एस्पिरेंट हो तो इतना समझ में आ रहा होगा कि इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है। कॉम्प्रिहेंशन रहता है, ग्रामर रहते हैं, टेंसेज रहते हैं, ये सारी चीज़ रहता है। और टोटल उसे क्वेश्चन कितना रहता है, 200 मार्क्स के क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके 400 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। ये जो मैथमेटिक्स है ना, इसके क्वेश्चन रहते हैं आपके 120 आपके मैथमेटिक्स के, अच्छे से आया नहीं, 120 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहता है। और यहाँ पर टोटल आपको मैं बात करूँ पेपर 1 और पेपर 2 मिला के, तो टोटल 270 क्वेश्चन रहते हैं आपके पास। टोटल कितने क्वेश्चन रहते हैं, 270। 200 इरेज कर दिया मैंने। टोटल क्वेश्चंस के बारे में मैं बात कर रहा था। टोटल क्वेश्चन आपके पास रहता है 270। टोटल नंबर का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है ये 900 का होता है। ये 900 में भी मैंने आपको क्लियर किया कि ये हो गया 300 मार्क्स का, और ये हो गया आपका 600 प्लस 300 दैट इज़ 900। तो ये है टोटल रिटन एग्जामिनेशन। आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो इंग्लिश है ये इसमें क्या क्या पूछता है, और ये जो जनरल नॉलेज है इसमें क्या पूछता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली दिया हुआ है अच्छे तरीके से, आप क्लियरली, ये तो आपका पार्ट 3 के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पर अगर हम रिटन एग्जामिनेशन क्रैक कर लिए हैं। कट ऑफ के बारे में भी हम बात कर लेंगे, कट ऑफ के बारे में भी हम ऑब्वियसली बात करेंगे। कट ऑफ जो होता है वो 900 मार्क्स पे होता है आपका, तब जाके आप SSB दोगे, डायरेक्ट कोई SSB नहीं देता है। ठीक है, ये जो स्टेज जो पेपर 3 है यहाँ पे, ये है सीधा SSB के बारे में बात कर रहा है। SSB का मतलब होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये इंटरव्यू होता है, टोटल 4 से 5 दिन का आपका इंटरव्यू होता है, और आपको 5 दिन पूरा रहना होता है। जिस भी सिलेक्शन सेंटर में आपको बुलाया जाता है वहाँ पे आपको 5 दिन का इंटरव्यू रहता है, वो उसके बारे में बात कर रहा है। बट इससे पहले क्या होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसको पहले इरेज कर दो, आपको क्लियर कर दूँ। तो टोटल एग्जामिनेशंस के बारे में यहाँ पे हम नीचे डिस्कस कर लेते हैं। 900 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है इसका एक कट ऑफ बनता है। सबसे अच्छी बात क्या है, डिफेंस में कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ नहीं जाता है। मतलब आप इन एग्जामिनेशंस को छोड़कर इवन सिविल सर्विसेज के भी एग्जामिनेशंस में कट ऑफ जो होता है ये कैटेगरी वाइज होता है। जैसे सिविल सर्विसेज के भी एग्जामिनेशन में आप देखे होंगे कि जनरल का कट ऑफ ये है, SC का कट ऑफ ये है, ST का कट ऑफ ये है, OBC का कट ऑफ ये है। सिर्फ इंडिया में डिफेंस सेक्टर ऐसा है जहाँ पर सबका जो कट ऑफ होता है वो एक होता है। मतलब आप ये भी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ 900 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि जनरल का कट ऑफ अलग होता है। इवन फॉर्म फिल भी आप करते हो ना, तो फॉर्म फिल में भी 100 टोटल
आई मीन जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, तो सबके लिए 100 रुपीज़ है, SC के लिए भी है, ST के लिए भी है, जनरल के लिए, सबके लिए 100 रुपीज़ है। तो वैसे ही बात कर रहे हैं 900 मार्क्स में, तो कट ऑफ जो है वो सबके लिए कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगता है डिफेंस सेक्टर में कि कट ऑफ के लिए अलग अलग क्राइटेरिया नहीं है। तो अभी ये हम बात कर रहे थे, टोटल 900 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। कट ऑफ सिंगल एक कट ऑफ रहता है, वो सबके लिए रहता है। ये अगर आप क्वालिफाई करोगे ना तब जाके ये एग्जामिनेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज ये एग्जामिनेशंस कुछ नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनेशंस कुछ भी नहीं है अगर आप ये 900 मार्क्स में से क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, मतलब आप एग्जामिनेशंस को कट ऑफ से ज़्यादा नंबर नहीं ला रहे हैं वो एग्जामिनेशंस में, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है। अभी कट ऑफ के बारे में लास्ट 5 साल के बारे में बात करते हैं। तो टोटल 900 मार्क्स का जो एग्जामिनेशन होता है, इसके कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें, सो मैक्सिमम आज तक अगर मैं बात करूँ, लास्ट ईयर तक बात करूँ, 2019 का जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है, जो NDA 1 का एग्जामिनेशन हो रहा है, चलो इसके बारे में अगर हम बात नहीं करते हैं, अभी तक कंसीडर नहीं करेंगे, बट इसके पहले जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं मैक्सिमम कट ऑफ आपका जाएगा आपका 370, इससे ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? 370 नंबर से ज़्यादा आज तक कट ऑफ गया ही नहीं है, और ये अभी रैपिड ग्रोथ है 2010 के बाद। 2010 के बाद ये रैपिड ग्रोथ है, मतलब इसके पहले कट ऑफ पता है आपको कितना रहता था? 252, 270 ये कट ऑफ रहता था। इमेजिन करो आप लोग, अब आज कट ऑफ क्या जा रहा है? 370। तो भी बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है अगर आपने +2 अच्छे से किया हुआ है। +2 का मतलब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आप शुरू से क्लास 5th में, 6th में, 7th में, इवन 11th-12th का ज़्यादा रोल रहता है प्ले। तो 11th-12th में अगर आपका रिकॉर्ड्स वगैरह सब अच्छे हैं तो आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। आप खुद देखिए यहाँ पे 900 में से 370 ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। कभी कभी तो कट ऑफ 370 नहीं, आपका 342 भी जाता है। आप देखना 2017 का जो NDA 1 का कट ऑफ है ये 342 है। 2016 के बारे में बात करें तो यहाँ पे 306 है। समझ में आ रहा है? तो ये मैं मैक्सिमम बात कर रहा था, आप इसको मैक्सिमम समझना, 370 नंबर, इससे कम ही कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा नहीं जा सकता है अनटिल एंड अनलेस पेपर बहुत इजी हो। पेपर ऑब्वियसली बात है अगर इजी हो गया तो कट ऑफ तो ज़्यादा ही रहेगा। पेपर नॉर्मल होता है, इसमें ऐसा चेंजेस नहीं देखा गया है ड्रास्टिक चेंजेस की पेपर इस बार बहुत इजी आ गया, पेपर इस बार बहुत डिफिकल्ट आ गया, इजी आ गया, डिफिकल्ट। नॉर्मल पेपर रहता है तो हर साल का कट ऑफ यही रहता है। तो थोड़े बहुत आप देख रहे हो 2017 का मैंने बताया था 342, 18 में देख लीजिए 370, तो मैक्सिमम चेंजेस नहीं आया। समझ में आ रहा है? इसके बाद, इसके पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सब रिटन एग्जामिनेशंस के बाद डिस्कस कर रहे थे, तब जाके आप SSB का एग्जामिनेशन दे सकते हो, जिसे बोलते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, और ये टोटल 5 दिन का होता है। इसमें भी 2 स्टेज होते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया भी गया होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2, इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। ये जो पहला स्टेज है ना, ये स्किल टेस्ट आपका चेक किया जाता है, और PPDT होता है। PP का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन, एंड DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो ये सब चीज़ें, स्क्रीनिंग टेस्ट, PPDT, ये सब चीज़ें स्टेज 1 में आता है। स्टेज 2 में आपका सीधा इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एंड कॉन्फ्रेंस हॉल में आपका वो जो इंटरव्यू राउंड होता है वो होता है। तो स्टेज 2 में बंदे तभी जाते हैं जब स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं। और स्टेज 1 में क्या होता है मैंने आपको क्लियर कर दिया है, वही वैट होता है, आपको मालूम होगा, वर्ड एडेड टेस्ट, उसकी एग्जामिनेशन होती है, मतलब 15 सेकेंड वर्ड्स आएंगे आपके सामने, और वो 15 सेकेंड्स में वो वर्ड से रिलेटेड एक स्टेटमेंट हमें देना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। उसके अगले 15 सेकेंड के बाद दूसरा वर्ड आ जाता है और फिर सेंटेंस फॉर्म करना है। तो ये वैट होता है। फिर आपका PPDT मैंने आपको बताया, पिक्चर परसेप्शन, एंड DT का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टेस्ट। वो होता है, उसमें एक ब्लर सा इमेज रहता है, वो इमेज में कुछ तो समझ में आ जाएगा आपको अगर वो इमेज देखोगे, बट वो ब्लर रहता है, क्लियर नहीं रहता है। तो उससे आपको एक वो पिक्चर को देखकर आपको एक थॉट प्रोसेस बनाना है, और उससे थ्रू आपको एक स्टोरी नरेट करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके स्टेज 1 में होता है। ये ओवरऑल था, एंड SSB के बारे में मैंने आपको बताया। SSB के लिए कैसे प्रिपरेशंस कराना है, क्या करना है, उसके बारे में अच्छे तरीके से गाइड करेंगे Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 के बारे में। यहाँ तक आप लोगों को मुझे नहीं लग रहा कि कुछ प्रॉब्लम होगा। हाउ टू अप्लाई फॉर NDA, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली बात है, आप कॉन्टैक्ट करिए हमें, अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन कर देंगे। फीस के बारे में देखिए, जो मैं बता रहा था, जनरल SC ST ये सब चीज़ों फीस है 100, जनरल OBC का 100 है, SC ST इन सब के लिए नो फीस है। NDA एग्जाम पैटर्न, हाँ इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जो एग्जामिनेशन होता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स, 600 मार्क्स का जनरल एबिलिटी टेस्ट,
और एग्जामिनेशन जो होता है वो एमसीक्यू टाइप होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको कि टोटल मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, ये जो मैथमेटिक्स है ये टोटल 300 मार्क्स का एग्जामिनेशन, और क्वेश्चन इसमें कितने रहते हैं 120। ठीक है, और ये आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट हो गया। यहाँ से आप देखो, ठीक है, ये जनरल एबिलिटी टेस्ट, ये कितने नंबर का होता है 600 मार्क्स का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है 150। ठीक है, और टोटल 120 प्लस 150, टोटल आपका जो क्वेश्चन होता है 270 क्वेश्चन होता है। ठीक है, और कितने नंबर का एग्जामिनेशन होता है 900 मार्क्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो टोटल 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के एंड 150 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें से दो मैंने आपको बताया था कि जीएटी में दो पेपर होते हैं, दो पार्ट होता है। एक होता है इंग्लिश वाला, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चन रहते हैं वो 50 रहते हैं, और वो सब चीज़ों से जैसे फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, जनरल साइंस से, करंट अफेयर्स से, सोशल स्टडीज से, जहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी सब कुछ आता है, उससे क्वेश्चन रहते हैं 100। तो ये हो गया 50 प्लस 100, 150 क्वेश्चन आपका हो गया जीएटी से, और 120 क्वेश्चन आपका सीधा मैथमेटिक्स से। इसका मतलब समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स का वेटेज कितना ज़्यादा है। ये कट ऑफ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कट ऑफ 350, 342, 370 मैक्सिमम रहता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ऑन अदर हैंड हमें ये भी क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी रहता है एनडीए में। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब वो सब्जेक्ट के हिसाब से ना उनका खुद का, और जो रहता है परसेंटेज क्राइटेरिया वो रहता है 25 से लेकर 30% के बीच में हर एक सब्जेक्ट में आप स्कोर करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप क्या करो 120 में से 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और पता चला आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन है, वहाँ से आप सिर्फ 40-45 क्वेश्चन की हो, तो इससे कोई भी आपको क्वालिफाई नहीं करेगा, मतलब आप एसएसबी राउंड में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ना आपका 25% आना ही चाहिए। ओवरऑल तो चलो 342 आ रहा है, 370 आ रहा है, बट एनडीए के मैथ्स में भी 25% आना चाहिए, फिजिक्स में भी आना चाहिए, फिजिक्स से क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं उसमें भी आना चाहिए, केमिस्ट्री से भी आना चाहिए, हिस्ट्री से भी आना चाहिए, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट का एक अलग से सेक्शनल कट ऑफ भी बनता है एनडीए में, जो कि 25% से लेकर 30% के बीच में रहता है। सो ये क्लियर होना चाहिए कि सिर्फ हमें ओवरऑल जो कट ऑफ रहता है उसके बारे में हमें नहीं टारगेट करना है, सेक्शनल कट ऑफ भी जाता है सब्जेक्ट वाइज, वो कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा आपको, मैक्सिमम जगह पे नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रिपरेशन टिप्स फॉर एनडीए के बारे में यहाँ पे दिया, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जामिनेशन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट द पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। फॉलोइंग आर द टिप्स दैट विल बी हेल्पफुल इन अचीविंग योर गोल्स। बी क्लियर अबाउट योर गोल्स, ऑब्वियसली मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपको पहले से प्लान किए हो तो ऑब्वियसली आप एनडीए एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्रैक कर लोगे। उसके बाद कलेक्ट गुड एंड रेलिवेंट स्टडी मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वन, कलेक्ट गुड एंड रिलेवेंट स्टडी मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कौन से बुक्स को रिफ़र करना है, वो एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है एनडीए का, वो स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस का ही हमें प्रैक्टिस करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो जो एनडीए के एग्जामिनेशन में आता है तो ज़्यादा अच्छा है। इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो भी एनडीए का एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो भी एनडीए का एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। आपको प्लानिंग करके प्रिपरेशंस करना होगा, स्टडी मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, रेलिवेंट चाहिए, मतलब एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मटेरियल्स डिज़ाइन हो वो सब चीज़ों आप वो सब मटेरियल्स को अगर आप रिफ़र करते हो आराम से एग्जामिनेशंस क्रैक कर पाएंगे। फॉर मैथमेटिक्स यू शुड बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट, लर्न शॉर्टकट्स एंड प्रैक्टिस। ऑब्वियसली टाइम कम रहता है, हर इसके बारे में भी हमने डिस्कस नहीं किया था टाइम के बारे में। तो मैथमेटिक्स के लिए आपको जो टाइम मिलता है ये 2.5 आवर्स, मतलब आप बोल सकते हैं 2 आवर्स 30 मिनट का टाइम रहता है मैथमेटिक्स के लिए, और 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम आपके पास रहता है जनरल एबिलिटी के लिए। यहाँ पे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, 2 पेपर होते हैं मैथ्स का, और दूसरा जो पेपर होता है ये होता है जीएटी का, इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट।
मैथ्स के लिए भी टाइम रहता है 2 hours 30 मिनट, और सेम 2 hours 30 मिनट आपके पास यहाँ पे भी टाइम रहता है। और इसके बारे में तो मैंने डिस्कस किया कि मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे ये 120 रहेंगे, और टोटल एग्जामिनेशंस कितने नंबर का होता है, 300 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो 150, और ये कितने नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 600 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स आपका हो गया 900, 6 + 3 9, और यहाँ पे टोटल 702 270 मार्क्स। ठीक है, गो थ्रू ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। बोथ प्रीवियस ईयर पेपर हर दिन आपको 1 घंटे सॉल्व करना होगा अगर एनडीए एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में क्रैक करना है। सबसे इजी मेथड, कुछ मत करो, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो 1 घंटे रोज, आप आराम से एनडीए एग्जामिनेशन 1 साल के अंदर क्रैक कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात कर लेते हैं। एनरोल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। ऑनलाइन अभी क्लासेस चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं। नया बैच जो आ रहा है, मतलब मैंने जो बोला जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके नोटिफिकेशंस आउट हो जाएंगे। वो एग्जामिनेशंस का फॉर्म फिल करिए, उससे पहले स्टार्ट करिए प्रिपरेशंस एनडीए के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे टाइम लगता है सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इंटेंशन नहीं होना चाहिए, सिलेबस के साथ साथ हमारा प्लानिंग ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशंस को भी क्रैक करना है। अब एग्जामिनेशंस क्रैक करने के लिए प्लानिंग कैसे करोगे? प्लानिंग तब कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। सिलेबस पहले कंप्लीट करो, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप प्लान कर सकते हो, टीचर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। इंटरैक्शन जितना ज़्यादा आपका रहेगा टीचर्स के साथ, फैकल्टी के साथ, मेंटर्स के साथ, उतना ज़्यादा ईजी हो जाता है एनडीए क्रैक करना। ठीक है, काफ़ी अच्छा फोटो भी है यहाँ पर, देख के ही सारे स्टूडेंट मैं यही सजेस्ट करूँगा स्टार्ट करो क्लासेस। जनवरी के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक तक मैक्सिमम नोटिफिकेशन आउट हो जाएंगे। फॉर्म फिल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अप्रैल में एग्जामिनेशन होगा। और क्लासेस आप कांटेक्ट कर सकते हैं, देखिए नीचे नंबर भी दिया हुआ है 8082824200, कांटेक्ट करिए, क्लासेस स्टार्ट करिए। और ऑनलाइन क्लासेस इस समय चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। इसके ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। थैंक यू।